हाय फ्रेंड्स। आज फिर आपका ये दोस्त दिवेश आपके लिए दो कहानियाँ लेके आया है और दोनों कहानियाँ पुरानी हैं, तो नेचुरली दोनों कहानियाँ शुरू होंगी वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। और दोनों कहानियाँ हमारे देश भारत, हिंदुस्तान या इंडिया के ऊपर ही हैं। तो हुआ ऐसे, बहुत पुरानी बात है। तो एक बड़ा शहर था हमारे अपने हिंदुस्तान का, और उस शहर में एक बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, नगर सेठ। तो नगर सेठ जब रिटायर होने लग रहे थे तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि देखो, ऐसा है, पैसे की वैल्यू समझो। थोड़ा पाठ पढ़ाया, थोड़ा ज्ञान दिया, पैसे की वैल्यू समझो, पैसे की इज्जत करोगे तो पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा, वगैरह वगैरह, जैसा कि हर बाप अपने बच्चों को समझाता ही है। तो उन्होंने बच्चों के सामने ऑप्शंस रखे। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस रख रहा हूँ। एक ऑप्शन है कि एक बच्चे को मैं 10 लाख रुपए दूंगा अभी, और दूसरे बच्चे को मैं एक पैसा आज दूंगा, और ये महीना 31 दिन का है, 31वें दिन तक मैं तुम्हें डबल पैसा करके देता रहूँगा। जैसे आज एक पैसा दूंगा तो कल दो दे दूंगा, तीसरे दिन 4 दूंगा और चौथे दिन 8 दूंगा, पाँचवें दिन 16 दूंगा और छठे दिन 32 दूंगा, ऐसे। तो उनमें से जो बड़ा लड़का था वो बहुत होशियार था। उसने कहा ये तो अजीब सा पिताजी हमारे सामने प्रपोज़ल लेके आए हैं। अब बताइए, एक पैसा है, कितना बढ़ते बढ़ते हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 लाख रुपए। और उन दिनों, आज से सैकड़ों साल पहले 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती थी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको। तो उसने तो एकदम से पिताजी का हाथ ही पकड़ लिया। उसने कहा पिताजी पिताजी, बस मुझे 10 लाख वाला ऑप्शन दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो उसने ठीक है बेटा। छोटे बेटे से पूछा क्या तुम्हें भी 10 लाख वाला ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने तो एकदम से मेरा हाथ ही पकड़ लिया, मुंह ही बंद कर दिया। तो उसने कहा नहीं पिताजी, अगर भैया 10 लाख नहीं भी मांगते तो भी मैं 10 लाख वाला ऑप्शन नहीं लेता, मैं एक पैसे रोज वाला ऑप्शन लेता। तो पिताजी आप ऐसा करिए, धन्यवाद है हमारे कि आपका एक पैसा हमारे पास आए, आज से आप मुझे एक पैसा देना शुरू कर दीजिए। तो हुआ ये कि 31वें दिन बड़े वाले बेटे के पास तो 10 लाख रुपए ही रहे, लेकिन छोटे वाले बेटे के पास 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए, पैसे नहीं रुपए हो गए। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, पैसा अपने आप को बड़ी जल्दी दोगुना करता है, बशर्ते उसे बहुत अच्छे से संभाला जाए और उसे ऐसी जगह डिप्लॉय किया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जो अक्लमंदी की जगह हो। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी है कि हिंदुस्तान में, आपको पता है हमारे देश में, भारत में, शतरंज, चेस, इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका आविष्कार किया गया था, वो इसकी खोज हमारे भारत में हुई थी और इसे चतुरंग कहा जाता था। तो हमारे यहाँ से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, जो पूरे विश्व में शतरंज को प्रसिद्ध करना चाहता था, चतुरंग जिसे हम कहते थे अपने वैदिक इरा में, तो एक देश में पहुंचा, तो अरब देश में पहुंचा, और वहाँ पे बादशाह थे, उनके सामने उसने अपना ये गेम बिछाया। उसने कहा ये गेम है। तो बादशाह को बहुत हंसी आई। तो वो बादशाह तो उन दिनों क्या करते थे, घोड़ों पे सवार, ऊँटों पे सवार होके वो पोलो जैसे गेम खेला करते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत संपन्नता होती थी, सोने चांदी के अंबार लगे हुए होते थे। तो वो कहाँ एक छोटे से 64 स्क्वायर जिसमें बने हुए हों, एक 1 फीट बाय 1 फीट के कागज़ पे या कपड़े पे उन दिनों होता था चेस, उस पर कौन खेलना चाहेगा। तो बादशाह को बहुत हंसी आई, लेकिन बादशाह बहुत दयालु भी थे और कहने लगे अपने मंत्री से कि जाओ देखो, इसको जो भी कुछ मांगता है वो दे दो इसको, और इसको यहाँ से निकालो। ये सब गेम वेम जो है, ये सब आते रहते हैं लोग यहाँ पे, और इनाम पाने के लालच में हमसे ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं, हमें इम्प्रेस करते रहते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तानी भाई था वो मुस्कराया, कहने लगा बादशाह सलामत, बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम मुझे इस लायक तो समझा कि आप मुझे कुछ दें, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। आपके यहाँ पे अनाज होता है, और जो भी अनाज होता है
गेहूँ, चावल, मक्का, जो भी, बस ये जो शतरंज बिछी है मेरी, चतुरंग बिछा हुआ है, इस पे पहले खाने में एक दाना रखें, दूसरे में 2 रखें, तीसरे में उसका डबल कर दें और इस तरह से 64 खाने मेरे भर दें। अब बादशाह सलामत और हंसने लगे, कहने लगे बड़ा नाम सुना था हिंदुस्तान का, बड़ा नाम सुना था वहाँ के गणित वाले लोगों का कि ये कौन सा ये प्रपोज़ल लेके आया है। तो हंसे और अपने मिनिस्टर को बोला जाओ इसे जो कह रहा है देके, और अब बिल्कुल देश से अपने सीमा के बाहर छोड़ के आना। हमारे यहाँ ऐसे बेवकूफ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही महान देश के निवासी हैं। हमारा जो काम करने का, सोचने का तरीका ऐसा बिल्कुल जाहिल लोगों जैसा नहीं है। ये देखो ना कितना जाहिल आदमी है। खैर, अब हुआ ये, पहले खाने में एक दाना रखा गया, दूसरे में 2, होते 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 जब 40-50 खाने तक की नौबत आई तो उस देश के सारे गोदामों का अनाज कम पड़ गया था और अभी दाने 50वें खाने से बाहर भी नहीं गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, मंत्री ने, कि भाई ठीक है, जहाँ से वो ख़रीद सकते थे व्यापारियों से वो ख़रीदा, खजाने तो खाली हो गए थे जो अनाज के भंडार थे। फिर दूसरे देशों से बात आई खरीदने की कि उसको अब बादशाह सलामत ने वचन दिया है, तो वचन की तो हुक्म उदूली तो होनी नहीं चाहिए, तो पता लगेगा तो सर कलम हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि पूरे के पूरे अरब साम्राज्य का अगर पूरा का राशन भी, पूरे दाने भी अगर होते तो भी वो 64वें खाने तक पहुंच नहीं पाते। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, तो आपको भी पता है कि ज़ीरो हमारे देश में ही खोजा गया था और मैथ्स में हमारा देश बहुत आगे था। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप लोन लेते हैं और आप उसको ध्यान से मैनेज नहीं करते तो लोन भी ऐसे ही कंपाउंड होता चला जाता है और आपके इस रेशो में तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है खैर, लेकिन काफ़ी कुछ इसी तर्ज पे, इसी टोन और ट्यून पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। बहुत से लोग जिन्होंने सफ़र किया होगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से उनकी एक छोटी सी ट्रांजैक्शन ने इतना बड़ा मुंह खोल दिया कि उनको सेटलमेंट्स कराने पड़े फिर बाद में। ऑन द अदर हैंड, जब आप पैसा बचाते हैं बैंक में तो भी यही कंपाउंडिंग आपके सामने आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपकी छोटी सी एक रकम जो आप हर महीने डाल रहे हैं अपने खाते में रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में या छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में, कब वो 10-20 सालों में जाके इतनी बड़ी रकम बन जाती है कि आपको लगने लगता है कि अब आपका बाकी का जीवन बड़ा सुखमय होने वाला है। और ख़ासकर जब आप ये पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं, मैं यहाँ पे किसी शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग और एडवोकेटिंग एनी शेयर मार्केट कि मैं NSE BSE का कोई एजेंट हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आज तक कोई भी आदमी सुपर रिच बिना शेयर मार्केट के नहीं बनाए, क्योंकि शेयर मार्केट में ये कंपाउंडिंग बहुत जल्दी और बहुत बड़ी हो जाती है। कब आपको पता ही लगता कि आपके इन्वेस्ट किए हुए 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए करोड़ों में तब्दील हो गए, जो वैसे तब्दील नहीं हो पाते। आज आप मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क, इन सब लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, अगर ये शेयर मार्केट से बाहर होते तो न केवल ये एक बहुत ऑर्डिनरी रिच पीपल होते, बल्कि शायद दुनिया का भी वो भला न कर पाते जो अब करते हैं। तो चलिए, आप भी डिपॉजिट साइड में, वेल्थ क्रिएट करने के साइड में कंपाउंडिंग का ध्यान रखिए, और अगर आपको बोरोइंग करनी भी पड़े तो कभी अंधाधुंध कुछ कमिटमेंट मत करिए, जैसे कि इस केस में बादशाह ने कमिटमेंट कर दिया और जैसे कि पहले वाली स्टोरी में बड़े वाले बेटे ने बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए लेना ज़्यादा अच्छा समझा, बजाय कि 1 पैसा पर डे लेके 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए वो 31वें दिन कमा सकता था 10 गुने। तो हैप्पी कंपाउंडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।